पिछले वीडियो में मैंने आपको असर्टिव से इंटरोगेटिव बनाना सिखाया था, उसकी एक्सरसाइज भी कराई थी और मैंने आपको होमवर्क के लिए भी एक्सरसाइज दी थी, आपने कर भी ली होगी। किसी को प्रॉब्लम आई हो तो वो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। वो आज हम सीखेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस से असर्टिव सेंटेंस बनाना। आज हम क्या सीखेंगे? इंटरोगेटिव सेंटेंसेस से असर्टिव सेंटेंस बनाना, ये सीखेंगे आज हम। पिछले वीडियो में जब मैंने आपको एक्सरसाइज दी थी होमवर्क में करने के लिए, तो वहाँ दो खंड बनाए गए थे, असर्टिव और इंटरोगेटिव एक्सरसाइज के लिए। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ गलती से आई लग गया था, तो उसको आप सुधार लेना। यहाँ आई नहीं, ई ही है, ठीक है ना, हो जाती है मिस्टेक, तो थोड़ा उसको सुधार लेना। पिछले वीडियो में जो मैंने एक्सरसाइज दी थी, वहाँ दो कॉलम जब बने थे तो यहाँ असर्टिव में ASSI लिखा हुआ है, जबकि यहाँ ई होना है ना, तो ई कर लेना उसको। अब देखिए, इंटरोगेटिव से असर्टिव बनाना। अभी पिछले वीडियो में असर्टिव से जब इंटरोगेटिव बनाया था, तो असर्टिव में सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब होती थी। तो उस हेल्पिंग वर्ब अथवा मॉडल वर्ब जो भी रहती थी, उसको हम सब्जेक्ट के पहले लिख देते थे और सब्जेक्ट को बाद में, और क्वेश्चन मार्क लगा देते थे। इतना काम हम करते थे और हमारा इंटरोगेटिव बन जाता था। आज इंटरोगेटिव सेंटेंस दिया रहेगा, असर्टिव बनाना है, तो क्या करेंगे? हमारा सेंटेंस मॉडल वर्ब से या हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होगा और सब्जेक्ट बाद में होगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा। तो क्या करना है? जो भी हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब पहले लिखी हुई है, उसको उठा के सब्जेक्ट के राइट साइड लिख देना है। अर्थात वाक्य का प्रारंभ सब्जेक्ट से करना है और सब्जेक्ट के पहले जो भी हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब है, उसको वहाँ से उठा करके और सब्जेक्ट के राइट साइड लिख देनी है। ध्यान रखना है कि जब मॉडल वर्ब या हेल्पिंग वर्ब से वाक्य शुरू हो रहा, अर्थात इंटरोगेटिव सेंटेंस से, तो पहला लेटर उसका कैपिटल होगा। लेकिन जब आप असर्टिव बनाएंगे तो वह वर्ब जो सब्जेक्ट के पहले दी हुई है, सब्जेक्ट के बाद ला रहे हैं, तो उसका पहला लेटर क्या हो जाएगा? स्मॉल हो जाएगा। और सब्जेक्ट जो है उसका पहला लेटर कैपिटल हो जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और लास्ट में जो क्वेश्चन मार्क दिया है उसको भी हटा दिया जाएगा, फुल स्टॉप में बदल जाएगा। तो पहला नियम सीखते हैं हम लोग, रूल फर्स्ट। यदि दिया गया इंटरोगेटिव सेंटेंस का प्रारंभ हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब से है, तो
सब्जेक्ट को पहले और हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब, जो भी वर्ब दी हुई है आपको, को सब्जेक्ट के बाद मीन्स राइट साइड, बाद लिखते हैं। ठीक है ना, अर्थात सब्जेक्ट से वाक्य प्रारंभ होगा। ठीक है ना, और अंत में दिए गए प्रश्नसूचक शब्द को फुल स्टॉप, यानी ऐसा है ना, जानते हैं आप लोग, फुल स्टॉप में बदल देते हैं। कोई कठिन नहीं है, बहुत आसान है कि आपको जो हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब पहले लिखी हुई थी सब्जेक्ट की, यानी स्टार्ट हो रहा था वाक्य वहाँ से, तो उसको सब्जेक्ट के बाद ले जाना है, सब्जेक्ट से वाक्य प्रारंभ कर देना है। इसका स्ट्रक्चर भी देख लीजिए आप लोग। स्ट्रक्चर इंटरोगेटिव, सेंटेंस और असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव का प्रयोग इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है ना, अफर्मेटिव भी हो सकता है। हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब, फिर आपका आएगा सब्जेक्ट, ठीक है ना, और फिर आएगा मेन वर्ब। मेन वर्ब भी टेंस के अनुसार रहेगी, अकॉर्डिंग टू टेंस। तो यहाँ लिख ही दे रहा हूँ ब्रैकेट में, टेंस के अनुसार। टेंस के अनुसार का तात्पर्य है कि यहाँ हेल्पिंग वर्ब तय करेगी कि यहाँ वर्ब कौन सी आनी है। मान लीजिए यहाँ पे AJMR लिखा है तो यहाँ ING फॉर्म आएगी। मान लीजिए यहाँ पे हैव हेड लिखा है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो ये टेंस के अनुसार का आशा है कि हेल्पिंग वर्ब से टेंस का पता चल जाएगा, ये तय कर लेगी हमें यहाँ कौन सी वर्ब लिखनी है। इसलिए मैंने यहाँ से लिखा हुआ कि टेंस के अनुसार, ठीक है ना। तो है मेन वर्ब किसके अनुसार लिखी, टेंस के अनुसार। फिर ऑब्जेक्ट और अदर्स क्वेश्चन मार्क। अब देखिए सब्जेक्ट को यहाँ कर देना है और ये यहाँ ले जाना है, ठीक है ना, और ये चिन्ह हट जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका सब्जेक्ट। अभी हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब से वाक्य प्रारंभ हो रहा था तो पहला लेटर कैपिटल था, अब पहला लेटर कैपिटल ना होकर स्मॉल हो जाएगा। तो मैं यहाँ भी ऐसा लिख ही दे रहा, तो आपको याद रहा कि यहाँ पे छोटा कर दिया मैंने। हेल्पिंग वर्ब और मॉडल वर्ब, इन दोनों को स्थान बदल दिया है ना, देख सकते हैं आप लोग। फिर यहाँ से व्यवस्था यथावत रहेगी, प्लस मेन वर्ब वही टेंस के अनुसार, प्लस ऑब्जेक्ट
प्लस अदर्स और प्लस फुल स्टॉप। जो क्वेश्चन मार्क था उसको फुल स्टॉप में बदल दिया गया। तो ये थी पहली व्यवस्था जिसमें हेल्पिंग वर्ब मॉडल और वाक्य शुरू हो रहा। अब हेल्पिंग वर्ब डू डज डिड भी है, लेकिन उसको हम अगले नियम में ले रहे हैं, इसमें शामिल नहीं किया उसको, है ना। उसकी व्यवस्था अलग ही बताएंगे आपको हम। पहले इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन लोग। और आपने देखा होगा कि जब मैंने आपको पढ़ाया था असर्टिव से इंटेरोगेटिव बनाना, तो उस समय भी मैंने स्ट्रक्चर लिखवाया था। उस समय ये पहले लिखा था स्ट्रक्चर, ये बाद में लिखा था। वही पिछले वीडियो में जो पढ़ा वही पढ़ रहे हैं अपन लोग, कोई नई चीज़ नहीं पढ़ रहे हैं। आप थोड़ा मिला लेना, देख लेना, थोड़ा समझ लेना कि पिछले वीडियो में ये पहले पढ़ाया था मैंने, वही बाद में। पहले ये असर्टिव फिर इंटेरोगेटिव, पूरी व्यवस्था यही थी। आप चेक कर सकते हैं अपने, है ना। अब देखिए इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, जिसमें और क्लियर आपको हो जाएगा। यहाँ इंटेरोगेटिव सेंटेंस और यहाँ असर्टिव सेंटेंस। फर्स्ट ले रहे हैं हम, हैव यू डन दिस वर्क। हैव यू डन दिस वर्क। सेकेंड ले रहे हैं, आर यू फ्लाइंग काइट्स। आर यू फ्लाइंग काइट्स। क्वेश्चन मार्क ध्यान से देखना, आप लोग को क्वेश्चन मार्क लगा होना चाहिए। हैज इट बीन ब्लोइंग हार्ड सिंस मॉर्निंग। हैज इट बीन ब्लोइंग हार्ड सिंस मॉर्निंग। Will he be traveling by train? Will he be traveling by train? Are you swimming in the river? Are you swimming in the river? अगला, shall we go to picnic tomorrow? Shall we go to picnic tomorrow? अगला, कैन यू स्पीक इंग्लिश? कैन यू स्पीक इंग्लिश? और आखिरी, विल ही हैव क्रॉस्ड द बाउंड्री?
देखिए जो मैंने अभी स्ट्रक्चर बताया हुआ है उसके अकॉर्डिंग ये सेंटेंसेस मैंने लिखे हुए हैं, और उस स्ट्रक्चर में जो बताया मैंने कि असर्टिव कैसे बनाए जाएंगे तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ असर्टिव मैं बना रहा। सारे सेंटेंसेस में या तो हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ हो रहे हैं या मॉडल वर्ब से, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी। तो जो मैंने स्ट्रक्चर बताया, रूल बताया, उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट पहले करना और मॉडल वर्ब या हेल्पिंग वर्ब बाद में करना है। तो क्या हो जाए, कोई परेशान नहीं होना है, इन दोनों शब्दों का हिसाब किताब बनाना है केवल, बाकी अथवा तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क हटा के फुल स्टॉप कर देना है। तो यू हैव डन दिस वर्क, क्या हो जाएगा, यू हैव डन ये फुल स्टॉप हो गया, यू हैव डन दिस वर्क और ये फुल स्टॉप। ठीक है ना, केवल आपको इन दोनों शब्दों को देखना है। अगर आपने ये यहाँ कर दिया, यहाँ तो इंटरोगेटिव बन गया, लेकिन ये कैपिटल करना पड़ेगा। ठीक है ना, देखिए कैपिटल एच था, स्मॉल एच हो गया। अब आर यू फ्लाइंग काइट्स, तो यू आर फ्लाइंग काइट्स क्या हो जाएगा, यू आर फ्लाइंग काइट्स फुल स्टॉप। हैज इट बीन ब्लोइंग हार्ड सिंस मॉर्निंग, तो इट हैज बीन ब्लोइंग हार्ड सिंस मॉर्निंग, इट हैज बीन ब्लोइंग हार्ड सिंस मॉर्निंग। फिर विल ही बी ट्रेवलिंग बाई ट्रेन, तो ही विल बी, ही यहाँ विल यहाँ, बी अपना यथावत रहेगा, तो ही विल बी ट्रेवलिंग बाई ट्रेन, ही विल बी ट्रेवलिंग बाई ट्रेन और ये फुल स्टॉप। आर यू स्विमिंग इन द रिवर, तो यू आर स्विमिंग इन द रिवर क्या हो जाएगा, यू आर स्विमिंग इन द रिवर और ये फुल स्टॉप। ठीक है ना। अब देखें, शैल बी गो टू पिकनिक टुमारो, तो बी शैल गो टू पिकनिक टुमारो, बी शैल गो टू पिकनिक टुमारो। कैन यू स्पीक इंग्लिश, तो यू कैन स्पीक इंग्लिश, यू कैन स्पीक इंग्लिश फुल स्टॉप। विल ही हैव क्रॉस्ड द बाउंड्री, तो ही विल हैव, ही पहले और विल बाद, तो ही विल हैव क्रॉस्ड द बाउंड्री, ही विल हैव क्रॉस्ड द बाउंड्री। तो देखा आपने कि जो मैंने स्ट्रक्चर बताया था उसके अकॉर्डिंग ये सारी सेंटेंसेस इंटरोगेटिव में दिए गए थे और उसके असर्टिव बनाए हुए हैं उसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो आपको बताया गया। ठीक है ना। अब इसका दूसरा स्ट्रक्चर देखते हैं, दूसरा नियम देखते हैं। केवल आपको घर में रिवीजन करते जाना है और मैं जो भी आपको एक्सरसाइज होमवर्क के लिए देता हूँ उनको सॉल्व करते जाना है, उनके आंसर लिखते जाना है।
तो कहीं आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आप बड़ी आसानी से अंग्रेजी सीख जाएंगी। अब देखिए, जो मैंने अभी स्ट्रक्चर लिखा था उसमें डू डज डिड को शामिल नहीं किया था, क्योंकि अभी जो स्ट्रक्चर लिखा था उसमें जो भी हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब होती थी वो सब्जेक्ट के बाद आ जाती थी। लेकिन डू डज डिड से वाक्य स्टार्ट तो होगा, लेकिन जब असर्टिव बनाओगे यानी अफर्मेटिव, जब अफर्मेटिव बनाओगे, भाई नेगेटिव बनाओगे तब तो आ जाएगा वाक्य, वो असर्टिव बनाओगे तब नहीं आएगा, तब डू डज डिड नहीं आएगा। यदि नेगेटिव बन रहा आपका तब तो डू डज डिड आना है, वो अफर्मेटिव बन रहा तब डू डज डिड नहीं आना है। ठीक है ना, पता ही आपको पहले ही बता दिया गया आप लोगों को। तो दूसरा नियम देखिए, रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 में क्या है कि यदि दिया गया इंटरोगेटिव सेंटेंस डू डज डिड इनमें से किसी से ही प्रारंभ होता है, यदि दिया गया इंटरोगेटिव सेंटेंस डू प्रारंभ हो, कैपिटल आएगा है ना, सेंटेंस का प्रारंभ हो, यदि दिया गया, दिए गए कर दो यहाँ पर, यदि दिए गए इंटरोगेटिव सेंटेंस का प्रारंभ डू डज डिड में से किसी से भी होता है, तो अभी तक हम हेल्पिंग वर्ब मॉडल वर्ब को सब्जेक्ट के बाद लिखा करते थे, लेकिन अब नहीं लिखेंगे। तो अब यहाँ अफर्मेटिव वर्ब का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम असर्टिव का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो अफर्मेटिव बनाते समय डू डज डिड जो भी दिया है, जो भी वाक्य में है, उसको हटा दिया जाता है, और हटाने पे क्या होगा, और सब्जेक्ट के बाद यदि डू हटाया तो भी फर्स्ट हो जाएगा, डज हटाया तो भी फर्स्ट प्लस SAIS हो जाएगा, और डिड हटाया तो भी सेकंड हो जाएगा। तो आपको ध्यान देना होगा कि डू हो स्टार्टिंग में, प्रारंभ में, चाहे डज हो डिड हो, हट ही जाएगा जब अफर्मेटिव बनाएंगे हम। लेकिन इनको हटाने के बाद सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब है उनके फॉर्म इस तरीके से हो जाएंगे, डू हटाया
तो फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा, डज हटाया आपने तो फर्स्ट फॉर्म जो था उसमें एस या एस लग जाएगा, और डिड हटाया तो सेकंड फॉर्म हो जाएगा। अब देखते हैं स्ट्रक्चर इसका। वैसे तो यही समझ में आ गया होगा आपको, फिर भी स्ट्रक्चर देखते हैं अपन लोग। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, और यहाँ अफर्मेटिव का इस्तेमाल कर रहे हैं हम, अफर्मेटिव सेंटेंस। इसमें इंटरोगेटिव नेगेटिव भी होता है, तो जब इंटरोगेटिव नेगेटिव हो तब तो डू डज डिड आएगा आपका, क्योंकि नेगेटिव बनाने के लिए हमें डू डज डिड यानी हेल्पिंग वर्ब चाहिए पड़ती है ना। तो मैंने असर्टिव ना लिख अफर्मेटिव लिख दिया यहाँ पे कि आप लोग कंफ्यूज ना हो। अब देखिए वाक्य प्रारंभ हो रहा डू डज डिड से, फिर यहाँ सब्जेक्ट है और यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा। पहले रूल में मैंने लिखा था यहाँ पर कि मेन वर्ब टेंस के अनुसार, ऐसा लिखा था, लेकिन अब वैसा नहीं लिख रहे हैं। मेन वर्ब टेंस के अनुसार वैसा नहीं लिखा जा रहा, अब सीधा फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि इनके साथ फर्स्ट फॉर्म ही आना है, क्योंकि वह सेंटेंस या तो सिंपल प्रेजेंट का होगा या सिंपल पास्ट का होगा, फिक्स रहता है, इसीलिए यहाँ वर्ब फर्स्ट ही रहेगा। ऑब्जेक्ट, अदर्स और क्वेश्चन मार्क। अब अफर्मेटिव में जाते हैं हम, तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट जी हटा दिए जाएंगे, ये पूरे हट। अभी तो इसके बाद ये आ जाते थे पहले वाले में, लेकिन डू डज डिड में अलग व्यवस्था है। क्या हो जाएगा, जो नियम बता रहा हमारा सब्जेक्ट ये हटा दिए गए अपने स्थान पर से, और यदि डू है तो यहाँ भी बता दिया, स्ट्रक्चर में बता रहा मैं आपको, फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस और सेकंड फॉर्म। दो क्रम सा डू डज डिड, तो डू है तो फर्स्ट फॉर्म, डज है तो फर्स्ट फॉर्म में एस या एस, और डिड है तो वर्ब का सेकंड फॉर्म। यही व्यवस्था मैंने यहाँ भी बताई हुई है आपको, है ना। फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर्स और फिर फुल स्टॉप, ठीक है ना। केवल आपको ध्यान रखना है कि इनको सब्जेक्ट के बाद नहीं लिखना है, ये टोटल हट जाएंगे और इसका प्रभाव इस मेन वर्ब पे पड़ जाएगा इस तरीके से कि डू है तो फर्स्ट फॉर्म, डज है तो एस या एस फॉर्म, और डिड है तो सेकंड फॉर्म, ठीक है ना। अब इसके कुछ एग्जाम्पल हम लोग करते हैं। ये डू डज डिड वाले ही बात थोड़ा ध्यान देना है इन पे, बच्चों को यही परेशान कर देते हैं ये वाले बात, बच्चे निर्णय नहीं पाते कि हम करें क्या इनमें, इसीलिए इनको अलग से रूल में आपको बताया जा रहा। जब मैंने अफर्मेटिव से नेगेटिव पढ़ाया था तब भी मैंने इसके लिए अलग से रूल लिया था, और अफर्मेटिव से इंटरोगेटिव में भी इसके लिए अलग से रूल ले लिया। अब इसके एग्जाम्पल तो देखिए, एग्जाम्पल से पूरा आपको क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल्स, यहाँ इंटरोगेटिव, और यहाँ अफर्मेटिव।
कुछ सेंटेंसेस एग्जाम्पल में लिए जा रहे हैं। देखिए आप, डज मोहन राइट ए लेटर। डू आई टेक टी। डज राधा लिव इन ग्वालियर। डिड सी प्ले क्रिकेट। डिड सुधा सिंग ए सॉन्ग। डिड वी ईट मैनी एप्पल्स। तो आप देख सकते हैं कि मैंने 6 सेंटेंसेस यहाँ समझाने के लिए लिखे हुए हैं। अब जैसा कि इसका नियम मैंने बताया आपको, स्ट्रक्चर में ही बता दिया, उसका फॉलो करके इनके आंसर लिखते हैं। यहाँ पर डज लिखा हुआ, डज से वाक्य प्रारंभ हो रहा, तो मैंने अभी नियम में बताया आपको कि मुझे क्या करना होगा। मोहन, ये डज है तो डज तो हट ही जाएगा आपका, और इसका प्रभाव यहाँ पड़ जाएगा। तो मोहन राइट्स, क्योंकि डज हटाया है और डज के लिए मैंने बताया कि यस या यस आपको वर्ब में लगा देना है। तो मोहन राइट्स अ लेटर। मोहन राइट्स अ लेटर और फुल स्टॉप हो जाएगा, ये क्वेश्चन मार्क हटा दिया जाएगा। डज था इसलिए यहाँ पे एस या यस की व्यवस्था की गई है। अब यहाँ डू है, तो डू के लिए क्या बताया मैंने कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लिखा रहेगा। तो आई टेक टी केवल ही हट गया, आई टेक टी और ये फुल स्टॉप। फिर डज आ गया तो ये तो हट ही जाएगा आपका, और राधा, और इसका प्रभाव कहाँ पड़ा, वर्ब पर। तो लिव जो इन ग्वालियर। राधा लिव जो इन ग्वालियर। फिर डिड सी प्ले क्रिकेट। अब डिड आ गया तो डिड के लिए क्या बताया मैंने कि वर्ब का सेकंड फॉर्म, तो क्या हो जाएगा, सी प्लेड क्रिकेट। क्या हो जाएगा, सी और प्ले का हो जाएगा प्लेड, क्योंकि डिड हटाया हम लोगों ने। सी प्लेड क्रिकेट और फुल स्टॉप। फिर देखिए आप, फिर डिड हटाने जा रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पर फिर भी डिड हटाने के लिए क्या हो जाएगा, सेंग। सुधा सेंग, जैसे अभी डिड हटाया था प्लेड हो गया, ऐसे ही यहाँ सुधा सिंह का सेंग, क्योंकि डिड हटाया जा रहा है और नियम कहता है कि डिड हटाओ तो आपको वर्ब का सेकंड फॉर्म करना पड़ेगा। तो सुधा सेंग अ सॉन्ग। सुधा सेंग अ फुल स्टॉप। फिर डिड भी, फिर भी डिड आ गया आपका, तो फिर यहाँ भी हम सेकंड फॉर्म करेंगे। तो बी एट, ईट का सेकंड फॉर्म एट, तो बी एट मैनी एप्पल्स। तो बी एट मैनी एप्पल्स, बी एट मैनी एप्पल्स। तो देखा बच्चों आप लोगों ने कि कितना आसान है अंग्रेजी सीखना। अभी आज हम लोगों ने इंटेरोगेटिव सेंटेंस से
अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना सीखा, उसके सारे नियम स्ट्रक्चर के माध्यम से आपको बताए। नेक्स्ट वीडियो में हमेशा की तरह मैं इसकी एक्सरसाइज करवाऊंगा, आपको भी होमवर्क में करने के लिए दूंगा। तो ये पूरा आप लोग घर में जाके रिवीजन अवश्य करें, ठीक है ना? ठीक है बच्चों।